हेलो एवरीवन, आप लोगों को पिछले दो वीडियो में फिजिक्स के दो कॉन्सेप्टों के बारे में हमने जानकारी दिया। एक आवेश और जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आज आप पढ़ने जा रहे हो वह है विद्युत फ्लक्स। इसमें हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स का जो टॉपिक है उसको पढ़ाने से पहले आपको हमने दो तीन बातें बताने की पहले कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है, अगर विद्युत फ्लक्स, गॉस थ्योरम, इन सबको अपने को समझना है तो सबसे बड़ी चीज है सर, हमको क्षेत्रफल सदिश समझना पड़ेगा। अगर इसको समझना है तो इसको समझने के लिए हमको क्षेत्रफल सदिश यानी कि एरिया वेक्टर के बारे में जानकारी लेनी। अब कई बच्चे सोचेंगे कि अच्छा, क्षेत्रफल भी सदिश राशि होती है, क्योंकि आज तो बचपन से कभी वर्ग का क्षेत्रफल, तो कभी आयत का क्षेत्रफल, तो कभी घन का क्षेत्रफल, तो कभी घनाभ का क्षेत्रफल निकालते चले आ रहे हैं। लेकिन यहां पर प्रत्येक सतह की क्षेत्रफल का सदिश बताया गया है, और मैं आपको अगर शॉर्टकट में बताऊं तो हर एक सतह पर खींचा गया लंब ही उसका क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सतह के क्षेत्रफल पर खींचा गया लंब, यानी कि अगर यह बोर्ड है और इस बोर्ड का यह क्षेत्रफल है, अगर हमसे कहा जाए कि इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में जा रहा है, तो इस बोर्ड से निकल करके आपके मार्कर यानी कि आपकी कैमरा स्क्रीन पर पहुंच रहा है। बात समझ में आ गई? क्षेत्रफल सदिश किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर मैं बताऊं, किसी भी सतह के बारे में बताऊं, तो उस सतह पर खींचे गए लंब को दिखाने वाली जो रेखा है वह उस सतह की क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। क्या है? क्षेत्रफल सदिश, सतह पर खींचा गया लंब। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर की हम बात करेंगे, और यह जो एरिया वेक्टर है, यह एरिया वेक्टर इस पर खींचे गए लंब को ही दर्शाता है। बात समझ में आ गई? जैसे बोतल है, वो जैसे मान लीजिए यह ये बोतल है, ये किस रूप में है आपने देखा होगा, ये बेलन के रूप में है। बेलन देखे ना भैया, सिलेंडर इंग्लिश में कहते हैं। ये बोतल आज हम लोगों ने खास तौर पर इसी शेप का ही मंगाया है, ठीक। अब ये जो बोतल है, आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें आपको कितनी सतह दिख रही हैं? एक तो ये, एक ये, और एक ये इसके चारों तरफ की दिख रही है। इस बोतल में आपको एक सतह ये दिख रही है, एक सतह ये दिख रही है, और एक सतह ये नीचे वाली दिख रही है। दिख रही है सभी को? अब मैं आपको बताऊं, ये जो हमने बोतल बनाया है या जो भी कॉन्सेप्ट लिया है, अगर आप थोड़े से मैथ के विद्यार्थी हो तो मैथ में क्या होता है कि ये जो सतह होती है इसे हम लोग कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या कहते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। और जब इसी में ये और ये यह दोनों सतह जुड़ जाती हैं तो उसका नाम होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बात क्लियर है? अब मेरे पास क्या है, जैसे मान लो कोई मुझसे कहे कि इस बोतल के ये जो ऊपर वाला सतह है इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो बस इसके ऊपर लंब खींच दिया गया। सर इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ऊपर। कोई कहे कि यह बोतल है, इसके नीचे वाले सतह का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो मैंने उसके ऊपर लंब खींच दिया। यहाँ से कैसे आ रहा है? नीचे आ रहा है। कोई कहे सर इस बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश, देख लीजिए इस बिंदु पर जैसे जैसे मार्कर रख रहे हैं, हर एक बिंदु के हर एक क्षेत्रफल का सदिश आपको दिखता चला जा रहा। बात क्लियर समझ में आ रही है? कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि अगर क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो किसी भी सतह, ये तो हमने अब सिलेंडर की बात कर दी कि ऊपर वाले सतह का क्षेत्रफल सदिश कहाँ जा रहा है? ऊपर। नीचे वाले का नीचे। बात क्लियर है? इधर वाले का इस दिशा में गति कर रहा है, ऊपर वाले का
इधर वाले का, मान लीजिए इधर वाली सतह का ऐसे रखिए बोतल तो हमारी तरफ गति कर रहा है। तो किसी भी सतह पे, ये तो मान लीजिए एक बोतल हो गया, ठीक, बेलन, अगर यह बेलन ना हो करके हम लोग यह ले लें, मान लीजिए कोई अन्य लाइए, डब्बा लाइए, विवेक डब्बा लेके आ रही है, बेलन ना हो करके हम लोग अभी किसी अन्य चित्र की बात करते हैं, जैसे ये डब्बा है, दिख रहा है सभी को, ठीक, मिठाई का है, मिठाई नहीं है भाई, खा लिया गया है, ठीक है। अब इस डब्बे की अगर हम बात करें तो इस डब्बे में भी अलग अलग सतह हैं, जैसे ये देखिए, ये इधर की सतह है जिसको हम मार्कर से चला रहे हैं, दिख रहा है सबको, ऐसे देख लीजिए, दुकान का नाम भी दिख जाएगा, है ना। ये आपका डब्बा हो गया। अब इस सतह का क्षेत्रफल कहाँ जा रहा है, आपकी तरफ, इधर वाले पे देख लीजिए, इस सतह का क्षेत्रफल कहाँ जा रहा है, वो आपकी तरफ। इधर वाले का, अगर मैं एक डब्बे को एक जगह स्थिर रख दूं तो ऊपर वाले सतह का ऊपर, सामने वाले सतह का आगे की तरफ, इधर वाले सतह का इस तरफ, इधर वाले सतह का इस तरफ, नीचे वाले सतह का नीचे की तरफ, पीछे वाले सतह का मेरी तरफ, आगे वाले सतह का आपकी तरफ, कैमरे की तरफ। बात समझ में आ गई ना। हर एक सतह का जो लंब होगा वह उसके क्षेत्रफल सदिश को निरूपित करेगा। तब कोई कहेगा सर क्षेत्रफल सदिश राशि कैसे हो गई, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं कि क्षेत्रफल है, इसकी अपनी एक दिशा, ये ऊपरी सतह, ये निचली सतह, ये दाएं सतह, ये बाएं सतह, सबको इस सतह के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये आंतरिक सतह अंदर भी तो है ना। तो हर एक चित्र के हम बात करेंगे, हर एक ऐसी संरचना की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाबू हम लोगों को एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, गॉस प्रमेय और विद्युत फ्लक्स। अब हम लोग इस चैप्टर में आए और यहाँ से अच्छा खासा एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आएगा। ध्यान दीजिए, हमने पिछला वीडियो दिया आपको 2 घंटे का, उसके पिछला वीडियो भी दिया आपको 2 घंटे का, दोनों में हमने केवल बोर्ड को ध्यान में रख करके टॉपिक दिया। मैं कंपटीशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं अभी, हमने कहा ना अभी मेरे पास 2 से 3 महीने केवल बोर्ड को फोकस रखेंगे हम लोग, केवल थ्योरी पैटर्न को जानेंगे। और थ्योरी पैटर्न में चाहे वो विभव आपने पढ़ा हो, चाहे वो विद्युत क्षेत्र पढ़ा हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है तो आपको फिजिक्स समझने में बहुत ही आसानी होने वाली है। तो हमने कहा कि क्षेत्रफल सदिश क्या है, कोई भी सतह ले लीजिए और किसी भी सतह पर हमने क्या किया, किसी भी सतह पर लंब खींच दिया तो यह क्षेत्रफल सदिश हो गया। बात क्लियर हो गई। अब ये हमने घनाभ वाला दिखा दिया, बेलन वाला दिखा दिया, एक गोल वाला भी दिखा देते हैं। तो आ जाइए विवेक, यहां आ जाइए, ठीक। अब जैसे ही यह एक सतह है, इनका सर गोल ही है ना एक तरीके से। अब इस सतह में यह एक क्षेत्रफल हो गया भाई, जितने एरिया में बाल है, सर है। अब इस सतह का क्षेत्रफल सदिश कहां जा रहा है, देखिए यहां पर लंब, ठीक। कोई कहे नहीं सर एकदम ऊपर वाले सतह का, देखिए ऊपर वाले सतह का क्षेत्रफल सदिश। कोई कहे इधर वाले सतह का, इधर वाले सतह का। कोई कहे यहाँ पर तो यहाँ पर, इस दिशा वाला क्षेत्रफल सदिश, पीछे वाला क्षेत्रफल सदिश, दाएं वाला क्षेत्रफल सदिश, बाएं वाला क्षेत्रफल सदिश, इधर वाला क्षेत्रफल सदिश। हर एक जगह पर आप बस क्या रखिए, मार्कर रखिए, पता चल जाएगा उसका एरिया वेक्टर किधर जा रहा है। बात क्लियर है। इस वाले सतह, यह गोल ही तो सतह है, तो इस वाले सतह का क्षेत्रफल सदिश। बात क्लियर हो गई, ठीक। जाइए, तो क्षेत्रफल सदिश। अब आप कहेंगे सर बार बार क्षेत्रफल सदिश क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि चैप्टर तो विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड है, और विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड अगर चैप्टर है तो इसमें क्षेत्रफल सदिश का इंपॉर्टेंट रोल है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत फ्लक्स से यदि हमारा चैप्टर संबंधित है, विद्युत फ्लक्स से यदि हमारा चैप्टर संबंधित है, तो विद्युत फ्लक्स में सबसे महत्वपूर्ण होगा हमारा क्षेत्रफल सदिश को समझना, ठीक है। अब बात आती है सर क्षेत्रफल सदिश तो हमको पता चल गया कि हर सतह पर लंब खींच देते हैं तो क्षेत्रफल सदिश हो जाता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, कोई अगर हमसे पूछे कि सर विद्युत फ्लक्स क्या होता है,
बहुत छोटी सी बात है और ज़्यादा कुछ आपको समझना नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। विद्युत फ्लक्स क्या है? किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या। यदि कोई आपसे पूछे कि सर विद्युत फ्लक्स क्या होता है, हमने कहा देखो भाई, अपने को पॉइंट टू पॉइंट समझ में आना चाहिए। किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। और यह कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि। बात क्लियर है? कोई भी सतह है, अब जैसे मान लीजिए यह हमारे घर का मान लीजिए कोई सतह है, इससे दिन भर में 100 आदमी आए तो इसका विद्युत फ्लक्स कितना हो गया? 100 हो गया। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है, कि अगर कहीं मैंने आवेश रख दिया है और आवेश से ऐसे प्लस आवेश रख दिया तो रेखाएं बाहर निकल रही, और यहीं पर मैंने क्या कर दिया? एक सतह रख दी। अब इस सतह से गुजरेंगी तो बहुत सारी रेखाएं, लेकिन जो रेखाएं इस सतह से लंबवत गुजर रही होंगी उन रेखाओं की कुल संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स। ये बात तो क्लियर है ना? या तो प्लस आवेश रेखाओं को बाहर निकालेगा, माइनस आवेश रेखाओं को अंदर लाएगा। चाहे रेखाएं बाहर निकलें चाहे रेखाएं अंदर आएं, किसी न किसी सतह से गुजर रही होंगी। उन सतह से जितनी रेखाएं लंबवत गुजरेंगी उन सभी रेखाओं की जो हमारी संख्या है वह क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स। बात क्लियर समझ में आ रही सभी को? अगर हम विद्युत फ्लक्स की बात करें तो किसी बंद सतह से लंबवत गुजरने वाली रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहा गया है? विद्युत फ्लक्स। अब कोई कहेगा सर ये रेखा तो लंबवत नहीं है, तो हम लोग उसका क्या होता है कि जब रेखा लंबवत नहीं है, ठीक, तो हम लोग उसका क्या ले लेते हैं? कॉस घटक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉस घटक। भाई कॉस घटक तो लंबवत में ही आएगा ना सतह के। मान लीजिए सतह हमारा इस साइन के घटक में रखा है और ये हमारी यहाँ पर रेखा गुजर रही है जिसका, तो इस रेखा का क्षेत्रफल के आधार पर कितना आ जाएगा? a cos थीटा। बात क्लियर है? तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? सीधी सीधी बात, ज़्यादा दिमाग नहीं है, बहुत आसान तरीके से समझिए कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं? उस सतह का विद्युत फ्लक्स। किसका? उस सतह का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात क्लियर हो गई? और इसको दर्शाते किससे हैं? फाई इसका चिन्ह होता है और इसके नीचे सब स्क्रिप्ट लगा देते हैं ई। कुछ लोग ई लगाना भूल जाते हैं, उसके कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब लोग कहेंगे सर ई क्या है? ई तो आपने पढ़ा है ना भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है ई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ए क्या है? ए हमारा क्षेत्रफल है। क्या है ए? क्षेत्रफल। और कास थीटा क्या है? ई और ए के बीच में बना हुआ कोण। क्या है कॉस थीटा? ई और ए के बीच में बना हुआ कोण। थोड़ा सा यदि आप याद कर रहे हो, ए अगर आपने पढ़ा था आर बराबर क्या होता है? ए डॉट बी कॉस थीटा। तो ये क्या है? दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट है। बात समझ में आ रही है? दो सदिश राशियों का ये क्या है? ई भी सदिश ए भी सदिश, दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट अदिश राशि बनाता है। और दो सदिश राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट कौन सी राशि बनाता है? सदिश राशि बनाता है। लेकिन यहाँ पर ये कौन सा है? डॉट प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट।
तो यदि कोई आपसे पूछे कि सर विद्युत फ्लक्स क्या है, तब आप उसको बताइए कि किसी भी बंद सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। इसका सूत्र फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। क्या होता है? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा इसका सूत्र होता है। क्या इतनी बात हमारी आपको समझ में आ रही है? ठीक है, इसका फोटो खींच लीजिए जल्दी से। हो गया फोटो? ठीक, चलिए अब देखिए फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक, मात्रक पता है भैया इसका? बताइए दिलीप, मात्रक पता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बात क्लियर है? ठीक, कैसे निकाल रहे हैं? तो हमने कहा मात्रक भी निकाल दे रहे हैं। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। एरिया का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बात क्लियर हो गई? और ये इसका वीमा निकालना आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, वीमा आप खुद निकालेंगे। ई भाई वीमा क्या है? एरिया का वीमा एल स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन आपको पता ही है एम एल टी पे -2। कूलम का क्या होता है? ए टी। कूलम का क्या होता है? ए टी। भाई क्यू बराबर आई टी होता है। क्यू का कूलम सी, आई का ए मतलब एम्पियर, टी का मतलब टी का तो टी ही होगा समय। ठीक है, ये आप खुद होमवर्क निकालेंगे। ई का क्या होता है? सॉरी, न्यूटन का क्या होता है भैया? न्यूटन होता है एम एल टी पे -2। ये न्यूटन का हो गया। और एरिया का क्या होता है? एल स्क्वायर। और मैंने ए टी लिख दिया। अब आप सॉल्व करना। देखो मैंने सब लिख दिया है, थोड़ा सा खुद भी करोगे। जब तक आपका पेन नहीं चलेगा आपको आने वाला नहीं है। फिजिक्स में कितनों आप डेरिवेशन लाखों इसे बार बार वीडियो देखते रहिए। आप वीडियो के साथ अपने पेन को भी चलाइए कि यहाँ पर अच्छा मैंने थीटा लिया है तो क्यों लिया है, क्या कारण है। जब तक आप इसको नहीं समझे रहेंगे तब तक काम होने वाला नहीं। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा। किसी बंद सतह या किसी सतह से गुजरने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। अब थोड़ा सा इसी को हम लोग और मॉडिफाई कर दिया जाए। थोड़ी सी बात, जैसे मान लो विद्युत बल रेखाएं इधर जा रही, केस समझिए, और सतह का एरिया सदिश ऊपर जा रहा है, तो इनके बीच का कोण कितना? 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री कोण हो गया तो फाई बराबर ई ए कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू पता है क्या होती है? 0। फ्लक्स कितना आएगा? 0। केस 1। मतलब सतह कैसी रखी है? समांतर रखी है। कैसी रखी है? समांतर। जब समांतर शब्द में बोलता हूं ना तो बच्चा तुरंत थीटा बराबर क्या रखता है? 0। थीटा बराबर 0। लेकिन अब आप सोचिए जैसे मान लीजिए ये है, ठीक, ये हमारी हो गई सतह। ठीक है, ये सतह हो गई। और विद्युत क्षेत्र हमारा कैसे जा रहा है? विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं इस दिशा में जा रही, यहां से उधर की तरफ। ये हमने रख दिया। ये मैंने तो क्षेत्र के तो समांतर रखा, लेकिन इसका सतह लंब किधर बनाया? ऊपर। किधर बनाया? ऊपर। और जब लंब ऊपर बनाया तो थीटा की वैल्यू, भाई ये इधर जा रहा है डब्बा विद्युत बल रेखा, और इसका एरिया सदिश किधर जा रहा है? ऊपर। तो दोनों के बीच कोण कितना हुआ? 90। और वहीं जब मैं इसको लंबवत रखूंगा तो अब देखिए ई किधर जा रहा है? इधर। एरिया भी किधर जा रहा है? इधर। दोनों के बीच जैसे ही मैंने लंबवत रखा, ई भी इधर, एरिया भी इधर, तो सेकंड केस जो हमारा लंबवत का हो जाता है, जब मैं लंबवत रखता हूं तो ई भी उधर, ए भी उधर, थीटा बराबर 0 डिग्री और फाई बराबर ई ए। काश 0 का मान क्या होता है?
1 हो जाता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि सतह को जब मैं विद्युत क्षेत्र के समांतर रखूंगा तो थीटा बराबर यहाँ 0 लेना पड़ेगा बाबू। कई बच्चे तुरंत समांतर सुनते हैं, तुरंत थीटा बराबर 0 रख देते हैं और आंसर नहीं आता है। ठीक है, समांतर में थीटा बराबर 90 अंश और लंबवत में थीटा बराबर 0 डिग्री। बात क्लियर हो गई? चलिए अब बात आती है इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, डायरेक्ट हम पहले तो आपको गॉस प्रमेय ही बताते हैं, सबसे अच्छा टॉपिक, और आज केवल इसकी परिभाषा ही हम बताएंगे, क्योंकि डेरिवेशन 2 तरीकों से बताएंगे और वो थोड़ा सा आपको लंबा लगेगा। तो गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय, यदि कोई पूछे कि सर गॉस प्रमेय होता क्या है, क्या करता है, तो अभी अभी आप क्या पढ़ के आए? विद्युत फ्लक्स किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, यही पढ़े थे अभी, सूत्र भी पढ़े थे, फाई बराबर EA cos थीटा। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि कब तक हम एरिया के बारे में जानेंगे, एरिया किधर जा रहा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट फंसाने वाला हो जाता है कि आप पहले तो देखिए समांतर रखा है कि नहीं रखा है, एरिया सदिश किधर जा रहा है, एरिया किधर जा रहा है, बल रेखाएं किधर जा रही हैं, कोण कितना है, ये सब चीजों से एक बार में ही बचा देगा कौन? गॉस प्रमेय। ये भी यही बताता है, गॉस प्रमेय भी विद्युत फ्लक्स की ही गणना करता है। लेकिन इन्होंने जो पैटर्न बनाया ना, लंबा चौड़ा, हमको कोण भी निकालना है, एरिया भी निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालनी है, तब कहीं जाके फ्लक्स आएगा। थोड़ा लंबा प्रोसेस है। गॉस ने कहा चलो भाई इधर आओ, हम तुमको छोटे में बताते हैं, और जो छोटे में हम बताएंगे वही लंबे में भी फॉलो होगा, क्योंकि इसी से वह बना है। यदि कल को कोई आपसे पूछे गॉस प्रमेय क्या बताता है, सीधे बोलो सर विद्युत फ्लक्स की गणना करता है। कहेगा विद्युत फ्लक्स क्यों? कह दीजिए विद्युत फ्लक्स का जो साधारण सूत्र है उसमें एरिया है, विद्युत बल क्षेत्र की तीव्रता है, आपका एंगल है, तो थोड़ा सा लेंदी कॉन्सेप्ट है और उन्होंने उसको आसान कर दिया। किसने? गॉस प्रमेय ने। जैसे 10th में आ जाओ आप, 10th में क्या था? 10th में द्विघाती समीकरण को आप फैक्टराइज विधि से भी कर सकते थे, गुणनखंड विधि से भी कर सकते थे, करते थे ना, आप उसमें मान रख करके भी कर सकते थे। लेकिन एक सूत्र पढ़े, क्या नाम था उसका? श्रीधराचार्य सूत्र, याद आ रहा है? क्या कर दिया उसने? और सवाल को समेट करके और सिंपल करके दे दिया, ले जाओ। और गॉस भी यही है, गॉस भी विद्युत फ्लक्स की गणना करता है, लेकिन उसमें हमको न कोण देखना है न एरिया देखना है, बस देखना है कितना चार्ज रखा है, तुरंत आंसर। नहीं समझे? ध्यान से देखो, गॉस प्रमेय जैसे मान लो एक कमरे में 3 कूलाम आवेश रखा है, इसका विद्युत फ्लक्स कितना होगा? गॉस प्रमेय कहता है 3/ε0। बात खत्म। ε0 नियतांक है, क्या कहते हैं इसको? विद्युतशीलता कहते हैं। वैल्यू क्या होता है? 8.85 × 10⁻12। ये नियतांक होता है, आप परेशान मत होइए। ठीक। गॉस प्रमेय कहता क्या है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना ही क्या होता है? विद्युत फ्लक्स होता है। और इसी को सॉल्व कर दिया गया Q/ε0। ध्यान से सुनिए, गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय क्या बताएगा? विद्युत फ्लक्स बताएगा। कैसे बताएगा? इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। एकदम लाइन याद रखिएगा।
किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित विद्युत फ्लक्स उसके आंतरिक रूप में रखे आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होगा। अगर अंदर मैंने कल को 13 कूलाम आवेश रख दिया तो फ्लक्स कितना होगा? 13/ε0। कल को मैंने 18 कूलाम रख दिया अंदर तो फ्लक्स कितना होगा? 18/ε0। कल को मैंने 180 कूलाम अंदर रख दिया तो फ्लक्स कितना होगा? 180/ε0। कल को मैंने 0 कूलाम रख दिया तो फ्लक्स कितना होगा? 0/ε0, मतलब 0। बात समझ में आ रही है? कल को मैंने 500 कूलाम रख दिया तो फ्लक्स कितना होगा? 500/ε0। कुछ भी नहीं, न कोण निकालना है, न थीटा निकालना है, न ई निकालना है, कुछ भी नहीं। जितना अंदर आवेश रखा है उसमें भागा ε0, यही बताया किसने? गॉस ने। ठीक है, अगर स्टेटमेंट लिखनी हो तो ऐसे ही लिखेंगे कि इस प्रमेय के आधार पर हम विद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं। इसके आधार पर किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर विद्युत फ्लक्स का मान होता है। और इसमें जो यह बंद पृष्ठ या जो काल्पनिक बंद पृष्ठ की हम कल्पना कर रहे हैं, इस काल्पनिक बंद पृष्ठ को भी इन्होंने नाम दिया। वह नाम क्या था? गासियन पृष्ठ। क्या नाम था? गासियन पृष्ठ। यानी कि फाई बराबर Q/ε0। एकदम याद रखिए, कल इसी को हम डेरिवेशन करने वाले हैं। ये तो आज इन्होंने बोल दिया, हमने मान लिया, लेकिन कल इसको हम न्यूमेरिकली तौर पर प्रूफ भी करेंगे। इसीलिए आपसे कर रहे हैं गास प्रमेय क्या होता है, तो बताइए कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स होता है। क्या होता है? उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स होता है। बात क्लियर हो गई? तो आज के लिए हमारा इतना ही। ध्यान दीजिए, लास्ट टर्न पर हमने आप सभी को गास प्रमेय की जानकारी दी थी। हमने बताया था कि किसी सतह के अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर क्या होता है? विद्युत फ्लक्स होता है। मैंने आपको लास्ट टर्न पर केवल थ्योरम बताया था, इसका निगमन नहीं बताया था। और बोर्ड परीक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है गास प्रमेय का निगमन। मैंने आपको फिर से कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा आप पीछे रिवाइंड जा करके देख लीजिए। गास प्रमेय बताया गया था कि किसी भी बंद सतह के अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। अब इस गास प्रमेय का जब हम लोग निगमन करेंगे ना बाबू, तो निगमन करते समय हमको 2 बातें ध्यान रखनी। एक है कोण और एक है घन कोण। अब कई लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, कोण और घन कोण कहां से आ गया अचानक से। देखिए, निगमन में हमको इनकी जरूरत पड़ेगी। एक का रेडियन और एक का स्टेरेडियन। बात समझ में आ रही है? एक का क्या है बाबू? रेडियन, और एक का क्या है? स्टेरेडियन। बात क्लियर है? 11th में जब आप पहले चैप्टर में थे तो वहां पर भी आप इसके बारे में पढ़े होंगे। जो घन कोण होता है ना, ये 3D वाला फिगर का होता है, और कोण सामान्यतः 2D डायग्राम का होता है। 2D 3D पढ़े हो ना? 2D का मतलब 2 विमा, 3D का मतलब 3 विमा। जैसे एक वृत्त है, वृत्त एक 2D फिगर, वृत्त के चाप और त्रिज्या का जो अनुपात है, चाप बटे त्रिज्या, इसको हम लोग कोण कहा जाता है। थीटा से लिखा जाता है इसको। क्लियर है? और जब हम लोग घन कोण की बात करते हैं तो घन कोण, ये जब हम लोग घन कोण की बात करते तो इसमें गोला लेकर के चलते।
गोला एक 3D फिगर होता है। ध्यान दीजिए, आप चूड़ी देख रहे हैं, चूड़ी एक 2D फिगर है, बात समझ में आ गई। और गोला यानी फुटबॉल, आप याद के ध्यान से सोचिए, फुटबॉल एक कौन सा फिगर है? 3D फिगर है। यहां पर जब घन कोण का निर्माण होगा तो घन कोण का मतलब यह होगा कि यहां पर फुटबॉल का एक क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, ये आपका घन कोण बनाता है। ध्यान से सुनिए, यहां पर जब सामान्य कोण की बात करते थे तो चाप बटे त्रिज्या, लेकिन जब हम लोग घन कोण की बात करते हैं तो क्षेत्रफल बटे त्रिज्या। जैसे मैं आपको बार बार बताऊं कि जैसे आप जब वृत्त का सूत्र देखते थे तो उसमें परिधि का सूत्र आता था 2πr। आपने कभी सोचा ये 2π कहां से आता है? या आप गोले का सूत्र देखते थे तो गोले के सूत्र में आता था 4πr²। आपने कभी सोचा कि इस सूत्र में 4π और एक में 2π कहां से आ गया? ये 2π ये सामान्य कोण है। जब इस बिंदु के सभी कोणों को आप लेकर के चलेंगे तो 360 डिग्री 2π बन करके तैयार होगा, और यहां पर वही कोण किसके बराबर होगा? 4π के बराबर। बात समझ में आ गई? मैंने इसको पहले प्रूव भी करवाया है, लेकिन चूंकि अब ये सिलेबस में इतना डीप जानकारी आपकी नहीं है तो हम लोग इसको सामान्य तौर पर ही लेकर के चलते हैं कि घन कोण, यानी कि अगर घन कोण की बात करें तो क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। क्षेत्रफल कहां से आ गया? जैसे मान लो ये आपका क्या है, ये एक तरीके का सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इसका ये क्या होगा? ये एक छोटा सा भाग है। अगर हम इस भाग की बात करें केवल तो ये क्या हो गया? छोटा सा क्षेत्रफल ही ना हुआ। बात समझ आ गई? क्योंकि ये 3D फिगर है, इसके सतह का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो जब हम लोग घन कोण की बात करेंगे तो याद रखिए घन कोण क्या होता है? डी ओमेगा बराबर DA बटे R²। और जितने भी घन कोण होते हैं याद रखिएगा सभी घन कोणों का समाकलन कितना होता है? 4π। कितना? साधारण कोण का समाकलन 2π। 360 डिग्री याद आ रहा है ना? बात समझ में आ गई? साधारण कोण का समाकलन 2π और घन कोण का समाकलन 4π। घन कोण 3D फिगर में होता है, घन कोण गोले में होता है, और आपका सामान्य कोण किस में होता है? यह आपका 2D फिगर में होता है, यानी कि यह आपका वृत्त में होता है। बात क्लियर समझ में आ गई है? ध्यान दीजिए, इसका मात्रक क्या होता है? इसका रेडियन। वैसे तो कोण का कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन इसको तब भी हम लोग रेडियन से लिखते हैं, इसको रेडियन से लिखते हैं। अगर आप मैथ के विद्यार्थी होंगे तो 30 डिग्री को कभी ना कभी रेडियन में बदले होंगे और उसका मान आपने π/6 लिखा हो। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो वही चीजें हैं, वही सारी बातें हैं। 11th में भी था और यहाँ पर दोबारा पढ़ने को हम बता रहे हैं। हो सकता है आप में से कई लोग 11th में ये बातें न जान रहे हो। कोण क्या है? रेडियन। 2D डायग्राम है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और सभी कोणों का समाकलन कितना होता है? 2π। क्लियर है? वहीं घन कोण की बात करें तो इसका स्टेरेडियन, यह 3D डायग्राम में होता है, मतलब गोले में होता है। क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पे गोला और वृत्त आपको एक जैसा लग रहा है, इसलिए कभी कभी किताबों से आपको पढ़ने में दिक्कत आ जाती है। लेकिन यह क्या है आपका? यह वृत्त है और यह गोला है। यह एक चूड़ी समझ लीजिए है, तो यह क्या है? यह एक फुटबॉल का शेप है, और फुटबॉल में अलग अलग सतह होगी। सतह का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर यह घन कोण का निर्माण करता है। तो याद रखिएगा डी ओमेगा बराबर DA बटे R²। DA क्यों यूज के लिए? क्योंकि जब मैंने क्षेत्रफल छोटा सा लिया तो कोण भी क्या बनेगा? छोटा सा। बस समझ में गई? क्षेत्रफल क्या लिया? DA का, और D क्या है? डिफरेंशिएशन का चिन्ह है। जब मैंने क्षेत्रफल छोटा सा लिया तो कोण भी कैसा बनने वाला है? यहाँ पर छोटा सा ही बनने वाला है। बात क्लियर हो गई? चलिए, अब गास प्रमेय हमको सिद्ध करना है, और मैं आपको बताऊं गास प्रमेय सिद्ध करने की मेरे तर्कस में 2 तरीके हैं। मतलब मैं 2 तरीकों से गास प्रमेय आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। एक वैकल्पिक विधि और एक जो आपकी किताबों में दी हुई है अधिकतर वह विधि। एक घन कोण के आधार पर बताऊंगा और एक सामान्य तरीके से आपको बताऊंगा।
बात क्लियर हो गई? तो क्या सिद्ध करना है, मैं पहले ऊपर लिख दूं। सिद्ध हमको यही करना है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्साइलम नॉट। दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है, दिखाई दे रहा है? ठीक। फाई ई बराबर क्यू बटे एप्साइलम नॉट। गाउस प्रमेय क्या होता है? किसी बंद सतह में उपस्थित आवेश उस सतह के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर करने पर उस सतह का विद्युत फ्लक्स ज्ञात किया जाता है। मतलब विद्युत फ्लक्स का मान सतह में बंद आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। ठीक है, अब हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने कहा माना एक क्यू आवेश है एवं इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। हम हर बार बोलते थे, आज हमने कहा लिख दिया जा। ठीक है, इस P बिंदु से होता हुआ एक काल्पनिक पृष्ठ बनाएंगे जिसे गासियन पृष्ठ कहते हैं। बात समझ में आ गई? सबसे पहले एक साधारण तरीका मैं आपको बता रहा हूं डिराइव करने का। मैंने कहा एक आवेश ले लीजिए, आवेश से दूर कहीं एक बिंदु P ले लीजिए। कितनी दूरी पर? R दूरी पर। और इस P बिंदु से होता हुआ एक काल्पनिक पृष्ठ अपने आप खींच लीजिए। गासियन पृष्ठ इसको कहते, तभी गास प्रमेय लगेगा। काल्पनिक पृष्ठ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो सममित हो, प्रत्येक बिंदु पर एक समान जैसा आपको लगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने एक वृत्ताकार मान लिया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप वृत्ताकार ही मानिए, अन्य आकार के भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने अपने आधार पर एक वृत्ताकार माना है। और अभी जब मैं अगला डेरिवेशन कराऊंगा तो वहाँ पर किसी अन्य आकार का भी मैं मान सकता हूँ। इस बात को आप याद रखना। ठीक है, आकार कोई यहाँ पर बात नहीं हो रही है, क्योंकि आकार पर अभी देखना सूत्र में कहीं क्षेत्रफल नहीं आया है, गासियन पृष्ठ का कहीं क्षेत्रफल नहीं आया है, यानी कि आकार की यहाँ पर यह निर्भर कर ही नहीं रहा है। क्लियर है? नहीं तो सूत्र में एरिया आ जाती। क्या एरिया है सूत्र में? त्रिज्या है सूत्र में? नहीं ना है। सूत्र में तो अंदर रखा आवेश है और नियतांक है, इसलिए हम लोग ज़्यादा आकार की बात नहीं करते। लेकिन फिर भी अभी हम आपको अन्य तरीके से एक जो किताबों में वैकल्पिक विधि दी गई है उसके आधार पर भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो हमने कहा एक आवेश रख देते हैं हम अंदर R दूरी पर। अब आवेश तो हमने अंदर रख दिया R दूरी पर, एवं पृष्ठ भी खींच लिया, एवं पृष्ठ पर क्षेत्रफल dA है। पृष्ठ पर हमने एक क्षेत्रफल ले लिया छोटा सा dA, ले सकते हैं ना भाई? पृष्ठ है, पृष्ठ का मतलब हम अभी आपको बता रहे हैं। जैसे हमने कहा ये हेलमेट है ना, हेलमेट का यह एक छोटा सा क्षेत्रफल। ठीक है, अब चूंकि काला है तो आपको दिख नहीं रहा काले पे काला, लेकिन ये क्या है? पृष्ठ का एक छोटा सा क्षेत्रफल हमने ले लिया D। अभी उस दिन बताया था कि जब dA आप लेंगे तो उस सतह का वेक्टर सदिश किधर लगेगा? सतह के लंबवत। और इससे आवेश से विद्युत क्षेत्र E भी कितना कहाँ जा रहा है? बाहर। यानी कि दोनों के मध्य कोण कितना बना है? थीटा बराबर 0 डिग्री। याद रखना, क्योंकि अगर हम लोगों को फ्लक्स निकालना है, E cos थीटा लगाना पड़ेगा, तो हमको थीटा पता होना चाहिए। यहाँ पर हमने चूंकि छोटा सा एरिया लिया है dA, तो फ्लक्स भी हमारा कैसा होगा? छोटा सा। ये क्या था आपका सूत्र? ये सूत्र होता है, पढ़ाए थे अभी, d फाई बराबर E dA cos थीटा।
एंगल लेना पड़ेगा, और एंगल की बात मैंने यहाँ कर ली। सतह है जो हमने कहा यह सतह है, और सतह पर ये क्या है आपका सतह का लंब। उस दिन बताए थे सतह पर जो लंब होता है वही उसका क्षेत्रफल सदिश होता है। सतह पर लंब भी बाहर जा रहा है और ई भी कहाँ जा रहा है, बाहर, क्योंकि आवेश से विद्युत बल रेखाएं कहाँ निकलती हैं, बाहर की तरफ ना। तो ई भी बाहर जा रहा है और आपका क्षेत्रफल भी बाहर जा रहा है, यानी कि यहाँ थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री है ना। तो डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, सभी को पता है। क्लियर हो गई। अब देखिए यहां तक समझ में आया है, कोई दिक्कत। हमने कहा ये तो एक छोटे से एरिया के लिए है ना, संपूर्ण के लिए क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण के लिए ऐसी कॉपी में एकदम बढ़िया से आपको लिखना है। संपूर्ण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक यहाँ है डीए, हो सकता है यहाँ भी डीए हो, यहाँ भी डीए हो, यहाँ भी डीए हो, जितने भी डीए हैं सभी डीए को आपको एक साथ जोड़ना पड़ेगा, तो समाकलन करना पड़ेगा। ठीक, डी फाई का समाकलन क्या होगा, फाई, डी एक्स का एक्स, डी वाई का वाई, डी जेड का जेड, डी एल का एल, वैसे ही डी फाई ई का फाई। क्लियर है। ई का समाकलन होगा नहीं, बाहर कर लो, बचा डी ए। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, ये मैंने एक गोला लिया है ना, और जब गोले के सभी क्षेत्रफल को जोड़ोगे तो डीए का समाकलन बराबर गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल पता है ना कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। पढ़े हो नहीं पढ़े हो मैथ में, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। फिर ये जो ई है, ई बराबर आपको सूत्र पहले ही चैप्टर में पढ़ा दिया है, क्यू बटा आर स्क्वायर। वी रहता तो है स्क्वायर हट जाता, केवल आर रहता। ई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। तो यहां पर ई का मान रख दो, ई का मान रख दिया गया। जैसे ही हमने, अब यहां तक देखिए आपका हो गया है, ठीक है। ठीक, यहां पर अब क्या करना पड़ेगा, अपने को ई का मान रखना पड़ेगा। तो अब यहां जगह नहीं है तो हम लोग ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। देख लीजिए फाई बराबर ई की जगह पे ई का वैल्यू, और क्या बचा बगल में, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्या बचा, आया ना गॉस थ्योरम, आया कि नहीं आया भैया। ध्यान देख लीजिए, आपके सामने पूरा निगमन है, और सही ढंग से आपको ऐसे ही अगर परीक्षा में अंक पाना है तो लिखना पड़ेगा। हमने तो ये बहुत आसान तरीका बताया। हमने कहा माना एक क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, इस P बिंदु से होता हुआ एक काल्पनिक गासियन पृष्ठ खींचेंगे। वो हमने एक गोलाकार खींचा है, अभी हम वैकल्पिक विधि में किसी भी आकार का खींच करके दिखाएंगे। गासियन पृष्ठ कहते हैं, एवं इस पृष्ठ पर छोटा सा क्षेत्रफल डीए लेंगे। पहले हम छोटे से डीए के लिए निकालेंगे और फिर पूरे के निकालने के लिए क्या करेंगे, समाकलन। तो फ्लक्स का ये क्या होता है, सूत्र होता है। चूंकि एरिया छोटा लिए तो फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा सा होगा। और दोनों के बीच, यहां देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, दोनों के बीच कोण कितना होगा, 0 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि एरिया भी बाहर जा रहा है, ई भी बाहर जा रही है, तो दोनों के बीच कोण कितना होगा, 0 डिग्री। cos 0 का मान 1, डी फाई बराबर ई इंटू डी। संपूर्ण के लिए, पूरे के लिए क्या करना पड़ेगा, समाकलन। डी फाई का समाकलन फाई ई का होगा नहीं, डीए। डीए मतलब क्या, गोले का क्षेत्रफल। भाई ये डीए, ये डीए, ये डीए, ऐसे पूरा गोले की बात करेंगे तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और ई का मान आप पढ़े 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। जहां पर ई पढ़ाए होंगे विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, वहां पर ये सूत्र आपको बताए होंगे। वह मान आपने भर दिया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर से आर कट गया, क्या बचा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट।
क्या बात समझ में आ रही है? आ रही है सभी को? बहुत बढ़िया। लिख लीजिए, जिसको फोटो खींचना हो फोटो खींच सकता है। ठीक है, देखते चले भैया, बहुत जरूरी टॉपिक है ये गॉस प्रमेय, पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण। हो गई बात? अच्छा, अब इसी को हम किताब की विधि से कर दे रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे, बाकी सब कॉन्सेप्ट यही है, जिसको वैकल्पिक विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? वैकल्पिक विधि। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा देखो सब कुछ यही है, आर दूरी पर बिंदु ले लिया, काल्पनिक पृष्ठ ले लिया, लेकिन ये पृष्ठ जो हमने लिया है दूसरी विधि में, चित्र बदल जाएगा। जो काल्पनिक विधि में हमने गोलाकार पृष्ठ लिया है, उन्होंने किसी भी आकार का एक पृष्ठ ले लिया। ये कोई जरूरी थोड़ी ना कि हम गोलाकार ही ले, है ना। और फिर वही काम, आर दूरी पर एक बिंदु होगा, उस पे हमने एक छोटा सा एरिया लिया डीए, सब कुछ वही। यह एरिया सतह के साथ कितने का कोण बना रहा है? छोटा सा एरिया है तो कोण भी क्या होगा? छोटा सा। और कोण को यहाँ क्या कहेंगे? वही घन कोण डी ओमेगा, जो आपको अभी हम समझा रहे थे। छोटा सा एरिया डी ओमेगा, फार्मूला यही होगा, डी ए। समझ में आ रहा है? सब कुछ यही, कोई बदलाव नहीं होने वाला। डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, यही सूत्र होता है। मैं मिटा करके आपको लिख दे रहा हूं। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, डी फाई ई का मान क्या होता है? यहां देखिए, मैंने ई का मान यहां लिखा भी था, पूरा मिटा दे रहा हूं एक बार, है ना, ताकि समझने में आपको आसानी रहे। शुरू से माना एक क्यू आवेश है, कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया है, छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया है, बस तरीका अलग हो गया। अब की मैंने DA और D ओमेगा एंगल लेकर के किया, क्योंकि अब की मेरा गासियन पृष्ठ पूर्ण रूप से गोल नहीं है, किसी भी आकार का हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो E का मान क्या होता है? E का मान, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, यही ना होता है। तो यहां पर E की जगह पे E का मान रख दो, ठीक, Q बटे R स्क्वायर, और बगल में क्या लिखा था? DA cos थीटा। फिर D फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q को रहने दीजिए यहीं, ये DA cos थीटा बटे R स्क्वायर को एक साथ कर लो भाई, गुणे में है तो हो सकता है एक साथ। अब देखो मान क्या है? DA बटा आर स्क्वायर, इसी को तो घनकोण कहते हैं, DA बटे आर स्क्वायर को याद करिए, अभी अभी बताए थे आपको, दिख रहा है? DA बटे आर स्क्वायर को ही तो घनकोण कहते हैं, तो DA बटे आर स्क्वायर घनकोण cos थीटा आपका 0 डिग्री के कहता हट ही गया, यानी कि D फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसकी जगह क्या लिख देंगे? घनकोण D ओमेगा। क्लियर है बात? फिर क्या करेंगे कि ये तो छोटे से के लिए है, संपूर्ण के लिए क्या करेंगे? वही काम संपूर्ण के लिए समाकलन करने पे, क्या करने पे? समाकलन। तो D फाई E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q D ओमेगा, D फाई का समाकलन फाई E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q को बाहर कर लीजिए, बचा D ओमेगा। अभी अभी आपको पता है D ओमेगा क्या है? कोण। तो संपूर्ण गोले, संपूर्ण जब 3D फिगर की बात करेंगे तो उसका समाकलन कितना होता है? 4 पाई। कितना होता है? 4 पाई। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया। ये एक विधि है जो कि आपकी किताबों में लिखी होगी, आप दोनों में से कोई भी विधि लगाइए, आंसर करेक्ट यही आना चाहिए। इसको आप एक बार और देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है पूरा, हमने कहा हमको यही सिद्ध करना है ना। माना एक Q आवेश है, R दूरी पर हमने एक बिंदु P ले लिया है, बिंदु P से हमने एक पृष्ठ खींच लिया। पिछले और इस डेरिवेशन में अंतर यही है, पिछले वाला जो पृष्ठ खींचे थे वो पूरी तरीके से गोल खींचे थे, अब की किसी भी आकार का देखो खींच लिया, है ना। हमने कहा ये अपना सूत्र होता है, जब मैंने एरिया छोटा लिया तो फ्लक्स भी क्या होगा? छोटा। बात क्लियर हो गई? फिर मैंने E का मान, यहाँ तुरंत E का मान रख दिया, पिछले वाले डेरिवेशन में लास्ट में रखे थे, यहाँ पर E का मान रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर DA cos थीटा। ठीक,
डी ए cos थीटा आर स्क्वायर, इसका मान किसके बराबर हो गया, डी ओमेगा। क्यों हो गया, क्योंकि इसी को घन कोण कहते हैं, क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, डी ओमेगा। फिर हमने कहा ये तो एक छोटे के लिए है ना, संपूर्ण के लिए क्या करना पड़ेगा, समाकलन। डी फाई का फाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओमेगा। डी ओमेगा का समाकलन क्या होगा, 4 पाई। अभी आपको घन कोण में यही बात बता रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ रही है उसकी। 4 पाई से 4 पाई कट गया और आपका गास प्रमेय क्या हो गया, दो विधियों से हम लोगों ने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। आपको जो विधि सही लगे आप एग्जामिनेशंस में लिख सकते हैं। ये विधि ज़्यादा अच्छी रहेगी, आप इसको ज़्यादा लिखिएगा, क्योंकि ये बुक में भी है, गलत होने की संभावना एकदम नहीं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना है। जिसको फोटो खींचना हो भैया खींच सकता है ना, पूरा लाइन से आपका लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है। हेलो एवरीवन, फिजिक्स में आपने कल गॉस प्रमेय के बारे में पढ़ा था और आपको मैंने गॉस प्रमेय के बारे में और सूत्र वगैरह सिद्ध बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह गॉस प्रमेय के अलग अलग अनुप्रयोग से संबंधित है, कि किस प्रकार गॉस प्रमेय हमारे अलग अलग सिद्धांतों में लग करके हमें कई अन्य सूत्रों को प्रदान करता है। ध्यान दीजिए, गॉस प्रमेय की यदि हम बात करेंगे तो किसी पिंड में उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना ही गॉस प्रमेय का विद्युत फ्लक्स होता है। तो ये सब बातें तो चलिए पुरानी हैं। आज जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, तो शुरुआत में सबसे पहले हम लोग आवेश घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो ये टॉपिक पहले ही था, लेकिन इसका यूज यहाँ से हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आवेश घनत्व। घनत्व यानी भीड़। भीड़ समझ रहे ना, जैसे अगर आपका इलाका बहुत ऐसी जगह पर है जहाँ पर रोड एकदम पतली पतली हैं, आपके घर तक पहुँचने में दिन भर जाम जैसा लगता है, तो वो घनी आबादी वाला क्षेत्र है। और कहीं पर आपका घर ऐसी जगह पर है जहाँ पर पूरे मोहल्ले में 3 ही 4 लोग रो रहे हों, वो 3 ही 4 लोग हैं, तो वो क्या है, वह कम घनी आबादी वाला क्षेत्र। तो उसी प्रकार से घनत्व का मतलब एकांक स्थल पर कितना घन है, कितनी जगह पर वहाँ पर आवेश स्थित है, हम लोग इस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा घनत्व यानी आवेश घनत्व है, उसको हमने 3 भागों में बांटा है। एक का नाम है रेखीय आवेश घनत्व, एक का नाम है क्षेत्रफलीय, या कुछ किताबों में पृष्ठीय लिखा होगा, और तीसरा थर्ड वन जो है उसका नाम है आयतनिक आवेश घनत्व। कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि यदि हम आवेश घनत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आवेश घनत्व 3 प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व सिग्मा, और आयतनिक आवेश घनत्व रो। 3 तरीके का आवेश घनत्व है। रेखीय आवेश घनत्व, अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलेंगे कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। किसी भी चालक तार, जैसे ये चालक तार है ना भैया, इसमें यहाँ पर भी आपने आवेश रख दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आप आवेश रखते जा रहे, लेकिन इसकी एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा, इस एकांक लंबाई पर जितना भी आवेश होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। बात समझ में आ रही है? रेखीय आवेश घनत्व का मतलब लैम्डा बराबर dQ/dl। बात क्लियर है? एकांक लंबाई पर
उपस्थित आवेश को ही रैखीय आवेश घनत्व कहते हैं। उसी तरह अगर कोई आपसे कहे कि सर क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ पर हमने अलग अलग आवेश को रख दिया। पृष्ठ पर क्या किया भैया, अलग अलग आवेश को रख दिया। तो अगर हम लोग इस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व, dQ/dA। बात क्लियर हो गई। और थर्ड वन है, तीसरा है आयतनिक यानी वॉल्यूमेट्रिक आवेश घनत्व। ये क्या कहता है कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे हमने कहा ये पूरा घन है मान लीजिए, ठीक है, और इस घन में हमने क्या कर दिया है आवेश को भर दिया है। कहाँ पर भर दिया है, घन में आवेश को भर दिया है, ठीक है। तो इस एकांक आयतन में जितना आवेश रखा जाएगा उसे क्या कहते हैं, आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए, मैंने पूरा एकदम लाइन से आपको बता दिया। आवेश घनत्व की हम बात कर रहे हैं। आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं, रैखीय आवेश घनत्व लैम्डा, क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व सिग्मा, आयतनिक आवेश घनत्व रो। अगर कोई आपसे पूछे सर रैखीय आवेश घनत्व क्या है, तो आप बताओ एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, मात्रक क्या होगा, कूलाम/मीटर, ठीक है। क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, मात्रक क्या होगा, सिग्मा = dQ/dA। और आयतनिक आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश, और मात्रक क्या होगा, कूलाम/मीटर3। बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है? लिख लीजिए इसको या फोटो खींच लीजिए। हो गया, लिख लिए भाई। आगे बताया जाए, बहुत ज़रूरी है। गाउस प्रमेय का जब भी हम लोग कोई भी एप्लीकेशन लगाएंगे तो उस एप्लीकेशन को लगाते समय, उस अनुप्रयोग को लगाते समय हमें इन सब चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए अपने को ये सब बातें ध्यान से समझ में आनी चाहिए, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। गाउस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग जो बहुत बार परीक्षाओं में आया है और आपको इसके बारे में समझ में भी आना चाहिए। अनंत लंबाई का हम क्या करेंगे, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार ले लेंगे। ध्यान से सुनिए, टॉपिक का नाम पहले हम लिख देते हैं, अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के द्वारा एक समान आवेशित कर लेना है ना। आवेश जब तक नहीं रखोगे तब तक कैसे चलेगा। एक समान आवेशित सीधे तार के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
टॉपिक ध्यान से सुन लीजिए। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब इसमें करेंगे क्या, जैसे ये है, एक तार ले लेंगे, दिख रहा है तार, यहाँ पर 2 तार दिख रहे हैं, मैंने एक तार कर लिया, ठीक है। आप एक तार ले लेंगे सीधा सा, और इस तार पे हर एक बिंदु पर हम आवेश रखेंगे। कैसा रखेंगे? आवेश। और तार की यहाँ तो हमने निश्चित लंबाई ले लिया, लेकिन वहाँ पर कैसी लंबाई होगी? अनंत लंबाई। ठीक, तो हमने क्या किया भैया, एक तार ले लिया और इस तार पे आवेश रख लिया। तार ऐसा नहीं कि कहीं मोटा लेंगे कहीं पतला लेंगे, एक समान। और आवेश भी कैसे रखेंगे? एक समान, कहीं न कम न कहीं ज़्यादा। बात क्लियर है? मतलब अगर हम लोग इसका निगमन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? माना एक तार पर Q आवेश है, इससे R दूरी पर बिंदु P है, जहां तीव्रता ज्ञात करनी है, एवं इस बिंदु पर एक गासियन पृष्ठ बनाते हैं। अतः इतना आपको लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ मैं बना रहा हूँ डायग्राम, देखते चलिए। एक तार है, अनंत लंबाई है, इस पर मैंने आवेश रख दिया है ना। ये तार है और तार पे क्या कर रख दिया गया है? आवेश। ठीक है, तार से दूर कहीं एक बिंदु है, ये बिंदु मान लीजिए तार से दूरी पर है, R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P। और कोई हमसे कह रहा है कि इसी P बिंदु पर आपको क्या करना है? इसी P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग करते क्या हैं कि P बिंदु से होता हुआ एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लेते हैं। ऐसा देखिए, जे एक हमारा क्या हो गया? काल्पनिक पृष्ठ। क्या हो गया? काल्पनिक पृष्ठ। ठीक है, और जो हमारा आवेश रखा गया है, आवेश का घनत्व लैम्डा बराबर Q/L। ठीक है, छोटा अगर लंबाई लेंगे तो dQ/dL। अभी अभी पढ़ा है ना, रेखीय आवेश घनत्व एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को कहते हैं। तो हमने क्या किया कि एक अनंत लंबाई का तार ले लिया और उसमें आवेश को रख दिया, और एकांक लंबाई पर कितना आवेश उपस्थित है? लैम्डा आवेश उपस्थित है। इस तार से कुछ दूरी पर एक बिंदु है P। इस P बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी है, यानी कि E का मान निकालना है। किस पर? P बिंदु पर। भाई अगर हम तार हैं, हमारे चारों तरफ तो विद्युत क्षेत्र बनेगा ही, तो हर एक क्षेत्र पे बल लगेगा, तो उस क्षेत्र पर कितना बल लग रहा है अगर हमको ये निकालना है, तो हम डायरेक्ट बल का अगर सूत्र लगाते हैं तो बल का सूत्र एक आवेश के लिए है ना, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास कई सारे आवेश है, सभी अपना अपना यहाँ बल पैदा कर रहे होंगे, उत्पन्न कर रहे होंगे, तो उसका मान कितना होगा, इसी का निगमन करना आज का हमारा क्या है? टॉपिक। तो हम लोग करते क्या है बाबू, ध्यान दीजिए कि हमने एक पृष्ठ बना लिया, और इस पृष्ठ को बनाने के पश्चात क्या किया हमने? यहाँ 3 छोटे छोटे क्षेत्रफल लिए। अब कोई कहेगा सर क्यों लिए? क्योंकि बाबू फ्लक्स निकालेंगे और फ्लक्स के लिए एरिया जरूरी है, तो हमने एक एरिया ये ले लिया,
A1, छोटा सा एरिया तो DA1, एक एरिया ये ले लिया DA2 और एक एरिया नीचे वाला ले लिया DA3, 3 ले लिया। एवं इनका विद्युत फ्लक्स, इनका विद्युत फ्लक्स भी निकलेगा φ1 E DA1 cos थीटा। चूंकि एरिया छोटा सा है इसलिए कोण भी क्या हो जाएगा भाई, सॉरी एरिया छोटा सा है इसलिए फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा सा। ऐसे ही dφ2 E इंटू DA2 cos θ1 θ2 और dφ3 E इंटू DA3 cos θ3। अब यहां पर देखो, ये तो पता है ना प्लस से सारा आवेश बाहर की तरफ जाएगा, यानी E की दिशा इधर है। दिलीप उसको उठाओ, यानी E की दिशा क्या है, बाहर की तरफ, बोतल। हाँ, अब ध्यान दीजिए, ये बोतल लिए ना, यही 3 सतह की बात हो रही है, एक ऊपर की सतह, एक नीचे की सतह और एक ये चारों तरफ। इस सतह का क्षेत्रफल सदिश कहाँ है, ऊपर, इसीलिए मैंने पहले क्षेत्रफल सदिश बताया। ऊपर वाली सतह का क्षेत्रफल सदिश किस तरफ है, ऊपर की तरफ, एरिया, और E इधर, मतलब दोनों के बीच का कोण कितना, 90 डिग्री, यानी θ1 का मान कितना, 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू मैथ पढ़ते हैं, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, समझ में आ रही ना, 0। sin 90 की 1 होती है भैया, cos 90 की क्या होती है, 0 का किसी में से भी गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, यानी कि ऊपर वाला सतह कोई फ्लक्स ही नहीं दे रहा है। बात समझ में आ गई। नीचे वाले सतह में भी देखो, E इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इनके बीच का कोण क्या होगा, नीचे वाली सतह में भी बीच का कोण कितना, 90। इसका भी फ्लक्स कितना आएगा, 0। और इस सतह में E भी इधर जा रहा है और इसका एरिया भी किधर जा रहा है, इधर, यानी केवल यहीं पर थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, यानी कि θ2 का मान 0 डिग्री, यानी E इंटू DA2 dφ2। क्या बात समझ में आ रही है। अब कई लोग सोच रहे होंगे फ्लक्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फ्लक्स बराबर E cos थीटा होता है, फ्लक्स में E है ना, तो हम फ्लक्स के सूत्र से E निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखिए, अभी हमने क्या किया, अनंत लंबाई का एक समान आवेशी सीधे तार के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा टॉपिक था। हमने कहा माना एक तार है, उस पर Q आवेश है, उससे R दूरी पर एक B बिंदु है और इस P बिंदु पर हमें ज्ञात करना है। तो हमने कहा ठीक है, जिस बिंदु पर ज्ञात करते हैं उस पर एक गासियन पृष्ठ बना लेते हैं और उसका फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं। चूंकि पृष्ठ 3 है, पृष्ठ कितने बन गए, पृष्ठ के 3 अलग अलग दिशाएं हो गई, एक ऊपर वाली, एक ये वाली और एक नीचे वाली। तो हमने ऊपर वाले का फ्लक्स φ1 मान लिया, नीचे वाले का φ2 और उसके नीचे वाले का φ3। तीनों में 2 का कोण तो 90-90 हो गया, तो वैल्यू खत्म हो गई। केवल और केवल बीच वाला जो आपका पृष्ठ है, यही पृष्ठ क्या करेगा, यही पृष्ठ विद्युत फ्लक्स को देखेगा। विद्युत बल रेखाएं इसी पृष्ठ से होकर के गुजरेंगी, ऊपर से नहीं जाएंगी, नीचे से नहीं जाएंगी। जब दिशा इधर है तो विद्युत फ्लक्स रेखा केवल इसी से जाएंगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, आ रही है सबको, बहुत बढ़िया। तो आगे चले, इतना जिसको मन करे लिख भी ले। क्लियर है, लिख लिए ना भैया, फोटो खींच लीजिए या तो लिख लीजिए, ठीक। अब इसके आगे देखिए, यानी कि हम ये जान गए कि ऊपर वाला सतह कोई फ्लक्स देने वाला नहीं है, नीचे वाला सतह भी कोई फ्लक्स देने वाला नहीं है, फ्लक्स केवल बीच की ही सतह देगा, ठीक है। अतः कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स केवल बीच वाली सतह ही देगा, E इंटू DA2 का समाकलन। क्यों भाई, ये हमने एक छोटे से एरिया के लिए निकाला था, पूरे एरिया के लिए इसके क्या होगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो E इंटू DA2, E को अलग रख लीजिए, कुल विद्युत फ्लक्स अपने को निकालना है।
ई को अलग रखिए, Da2। और आप यह जान लीजिए कि ये Da2 का मान जो है ना वो आएगा 2πrl। बेलन का शंक्वाकार क्षेत्रफल है भैया, ये बेलन का CSA यही होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्राकार पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपने पढ़ा होगा भैया, ये है बेलन ही तो है। बेलन का ये सतह क्या है, ये इसका CSA है, ऊपर और नीचे का एरिया जोड़ देंगे तो TSA। तो जब एक छोटा सा DA यहाँ पर है, ऐसे न जाने कितने सारे DA होंगे, सभी DO का आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो Da2 का समाकलन कितना आएगा, फाई E बराबर E इंटू 2πrl। क्लियर है बात। अब यही गाउस प्रमेय लगाएंगे यहां पर। सोचिए गाउस प्रमेय क्या कहता है, फाई बराबर क्या होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट E इंटू 2πrl। जो भी मान है E को छोड़कर बाकी सब इधर भेज दीजिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πrl। और आपको पता होना चाहिए कि आवेश बटा लंबाई Q/L, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को ही क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। लैम्डा बराबर 2πr एप्सिलॉन नॉट, ये आपके E का सूत्र हो गया। बात समझ में आ रही है। फिर से देख लीजिए पूरा बात, यहाँ तक तो मैंने एक बार समझाया था। मैंने कहा हमको कुल निकालना है, इससे है नहीं जीरो, इससे है नहीं, तो टोटल फ्लक्स इसी से निकलेगा EDA2। और कुल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमने एक छोटा सा एरिया लिया था ना बाबू। पूरे के लिए क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा EDA2। अब कई सोचेंगे सर Da2 का समाकलन, Da2 का समाकलन 2πrl होगा, क्योंकि भैया Da2 हमने इस सतह पर छोटा सा लिया है, और ये पूरी सतह का जब आप समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेलन का 2πrh होता है। चूंकि यहाँ लंबाई L है, तार है ना, तार में तो लंबाई L लेते हैं, H तो ले देंगे नहीं, तो 2πrl और 2πrl यहाँ गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में, और गाउस में फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, और आपका यह मान क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। जिसको लिखना हो पेपर में ऐसे ही लिखेंगे, पूरा अंक मिलेगा, कहीं पर भी आपका एक भी अंक इस पे कटने वाला नहीं। छाप लीजिए इसको, ठीक है। तो आज के लिए